चलो देखो, फिजिक्स का ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट फॉर थ्योरी। अगेन थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर को बिल्कुल नहीं करना है। थ्योरी बोल के इसमें कुछ मिलेगा भी नहीं आपको। कुछ फार्मूलाज है, कुछ न्यूमेरिकल्स है, और 2 न्यूमेरिकल तो कंफर्म एक एग्जाम में रहता ही रहता है, इसलिए न्यूमेरिकल पे आपको फोकस करना है। चैप्टर है आपका कैलोरीमेट्री। बेसिक है, बताते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि क्या कंटेंट और क्या नहीं है। पहले टॉपिक में आपको कॉन्सेप्ट ऑफ हीट के बारे में बताया गया है, अल्टीमेट हीट होता क्या है। ठीक है, तो हीट के बारे में हम लोग बात करेंगे। आप पहले भी जानते हो कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लेकिन कैसी एनर्जी है, तो इंटरमोलिकुलर फॉर्म ऑफ एनर्जी है। कहने का मतलब है कोई बॉडी अगर ठंडी है तो उसके पास भी हीट है, कोई बॉडी गर्म है तो उसके पास भी हीट है, क्योंकि ये इंटरमोलिकुलर फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। ठीक है, डिस्कस करेंगे हम लोग यूनिट ऑफ हीट क्या होता है, क्योंकि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी का जो यूनिट होगा हीट का भी वही यूनिट होगा, ये याद रखोगे। जूल जो कि बेसिक यूनिट है, आपको पता है। इसके अलावा भी आपके पास बहुत सारा यूनिट दिया हुआ, कैलोरी है, किलो कैलोरी है, वगैरह वगैरह। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर क्या है, देखो टेम्परेचर का मतलब होता है डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। भाई मेरे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है नॉर्मल, फीवर आएगा तो 37 डिग्री से क्या होगा, बढ़ेगा। अच्छा, जब बॉडी या डेड बॉडी की बात करें तो टेम्परेचर 37 डिग्री से कम हो जाता है, बोलते हैं बॉडी ठंडा हो गया है ना। बहुत गर्मी लगेगी, टेम्परेचर 40 से ऊपर जाएगा, तो 40, 50, 60, 10 डिग्री, -1, -2, -3, ये सारा का सारा डिग्री है। ठीक है, जो ये बताएगा या तो हॉट है या तो क्या है, कोल्ड है। ठीक है, डिस्कस करेंगे हम लोग, अभी तो हम आपको एक ब्रीफ नॉलेज दे रहे हैं। आगे देखो, यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है। टेम्परेचर को मेजरमेंट करने का बहुत सारा स्केल होता है, फ़ारेनहाइट स्केल होता है, सेल्सियस स्केल होता है, इसी तरीके से केल्विन स्केल होता है। इस चैप्टर में हम लोग केल्विन स्केल के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल्स में हम लोग ऑलवेज टेम्परेचर को केल्विन में ही कन्वर्ट करेंगे, ये याद रख लोगे, आप दिमाग में पूरी तरीके से डाल लो। और आपको पता भी होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू क्या होता है, 273 केल्विन। यही होता है ना, आपको याद होगा कि केल्विन सेल्सियस से जब केल्विन में हम कन्वर्ट करते हैं तो ऐड करते हैं, और केल्विन से जब सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं तो माइनस करते हैं। ये चीज़ आपको पता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसी में आपको अल्टीमेट एक और शायद पुरानी किताब में दिया हुआ है, आई थिंक दिया हुआ है, यहाँ तो नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है। हीट और टेम्परेचर में डिफरेंस भी है, हीट और टेम्परेचर में अल्टीमेट डिफरेंस क्या होता है, ये भी चीज़ हम लोग बात करेंगे आगे। टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार बता रहे हैं, नॉट फॉर थ्योरी, फॉर न्यूमेरिकल्स ओनली। लेकिन थ्योरी क्लियर नहीं होगा तो आप न्यूमेरिकल्स क्लियर नहीं कर पाओगे। इसके एक एक न्यूमेरिकल्स को हम बता देंगे, अभी 2 साल बाद 4 साल बाद जो बच्चा देखेगा वो क्लियर कर लेगा। पहला वीडियो आपको नए चैनल पे ही जाएगा, ठीक है, और बाद में हो सकता है 10 दिन के बाद इस वीडियो को हम दोबारा पुराने चैनल पर भी डाल दें। आगे सुनो, अगला टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग द क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी। मतलब कोई बॉडी हीट कितना एब्जॉर्ब कर रही है, किस चीज़ पे डिपेंड करेगी। एक बात आपसे पूछते हैं, एक कप चाय आसानी से ठंडा होगी, या एक जग या बड़ा सा कोई बर्तन उसमें चाय भरेंगे, एक कप चाय आसानी से ठंडा होगा, कौन आसानी से गर्म होगा, एक कप या बड़ा वाला एक कप। आसानी से कौन बनेगा, एक कप। तो कहने का मतलब भाई किसी चीज़ पे तो डिपेंड कर रही होगी ना हीट, तो किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है उस चीज़ के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। एक बार केवल अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बाद में ऊपर ऊपर देखिएगा। आगे सुनो, फिर वही डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर है, हीट और टेम्परेचर के बीच में क्या डिफरेंस है। फिर आपके पास में थर्मल कैपेसिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं हीट कैपेसिटी। अच्छा, यहीं पे हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इन दोनों चीज़ों के बारे में बात होगी। तो हीट कैपेसिटी क्या होती है, सिंपल सा, कैपेसिटी का मतलब होता है कि आप कितना अपने पास में रख सकते हो। तो हीट कैपेसिटी का मतलब होता है कोई बॉडी अपने पास कितना हीट रख सकती है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी में कितना अंतर होता है, केवल मास का अंतर होता है। डिटेल में डिस्कस करेंगे तब बताएंगे। इसके बाद में उसका यूनिट है, ठीक है। इसके बाद में आपका हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में अंतर है, ठीक है। आगे आपके बारे में कुछ यहाँ कॉमन सब्सटेंसेस दिया गया। फिर आपको कैलोरी मीटर के बारे में बताया गया कि अल्टीमेट कैलोरी मीटर होता क्या है। इसके बाद आपको दिया हुआ नेचुरल फिनोमिना एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनता है। पूरे थ्योरी के सेक्शन में यहीं से एक क्वेश्चन बनता है कॉन्सेप्चुअल, आपसे पूछ लिया जाता है रीजन वाला क्वेश्चन, ठीक है। जैसे कि हम आपको बताएं कि रेडिएटर में पानी क्यों डालते हैं। बहुत पहले ऐसी बस चलती थी ना जो गर्म हो जाती थी, तो उसको बीच बीच में उसमें पानी डालना पड़ता था। कार गर्म हो जाता था तो उसके रेडिएटर में बीच बीच में पानी डालना पड़ता था। अब ऐसा अब नहीं है, अब कूलेंट वाला आ गया कि ऑटोमेटिक कूलेंट हो जाता है। अब कहीं गाड़ी आप रोक के बीच बीच में उसमें पानी नहीं डालते हैं।
या शादी में देखे होगे जनरेटर जो चलता है उसको किसी ड्रम से जोड़ा जाता है, उस ड्रम में बहुत बड़ा पानी रहता है, मतलब बहुत सारा पानी रहता है। क्यों? वो पानी क्या करता है, वो पानी उसकी हीट को एब्जॉर्ब करता है। और पानी की एक खासियत है कि पानी बहुत सारी हीट को एब्जॉर्ब करता है और आसानी से गर्म नहीं होता है। इस चीज़ के बारे में बात करेंगे, यही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको निकल के आएगी, हीट कैपेसिटी भी निकल के आएगी, तब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पानी का इस्तेमाल हम लोग रेडिएटर में क्यों करते हैं। अभी देखो ठंडे का मौसम आ रहा है, तो ठंडे का मौसम जो आ रहा है तो होगा क्या कि पाला पड़ेगा। पाला मतलब हिंदी टर्म होता है, फ्रॉस्ट मतलब उसको अंग्रेजी में बोलते हैं, ठीक है। फ्रॉस्ट मतलब होता है कि ओस के साथ में बर्फ का छोटा छोटा एकदम महीन पार्टिकल्स होगा। तो जब खेतों में पाला यानी कि फ्रॉस्ट गिरता है ना, तो उस समय पता है फसल बर्बाद हो जाती है, वो गल जाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, खेतों में पानी भर दिया जाता है। क्यों पानी भरा जाता है, तो पानी वही रीजन है, यहाँ पे आपसे पूछ लिया जाएगा रीजन में। तो ये थ्योरी का एकमात्र ऐसा सेक्शन है जहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। नाक खराब हो जाएगा, तुम वैसे मत करो, तुमको कैंसर हो जाएगा। लेके खुरपी जैसा करते रहता है, ठीक है। आगे देखो, तो एक ये सेक्शन है, ठीक है। इसके बाद में आपके पास में दिया गया सम एग्जांपल्स ऑफ हाई एंड लो हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल आपको दिया हुआ है, तो उसके बारे में हम लोग बेसिकली बात करेंगे। सेक्शन ए में इतना ही था। थ्योरी का पोर्शन थोड़ा सा लंबा रहेगा मेरे तरफ से आपको समझाने के लिए। फिर आपके पास में न्यूमेरिकल्स है। देन एक बात याद रखोगे, इसके एग्जाम्पल्स का सारा न्यूमेरिकल, इसके एक्सरसाइज का सारा न्यूमेरिकल आपको करना ही करना है। हम आपको लेंस जब आपको पढ़ाएंगे, अल्टीमेट जब रिवीजन कराएंगे, तो लेंस के न्यूमेरिकल को हम अपने से बता देंगे आपको। तो बुक का उस समय हम बोलेंगे कि नहीं भी करोगे तो चलेगा। वही काम आपका रहेगा इलेक्ट्रिसिटी में। इलेक्ट्रिसिटी का एक पार्ट का न्यूमेरिकल अपलोड है, ठीक है, नहीं तो फिर से बता देंगे और कुछ सेलेक्टिव बता देंगे। बट इस चैप्टर के कैलोरीमेट्री के न्यूमेरिकल्स को आपको सारा करना है। आइए सेक्शन बी में देखते हैं क्या है। सेक्शन बी में है चेंज ऑफ फेज एंड लेटेंट हीट। अब चेंज ऑफ फेज आप बचपन से पढ़ते आए हो। सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं, ठीक है। लिक्विड को गैस में करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं। गैस को लिक्विड में करते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। लिक्विड को अगेन सॉलिड में करते हैं तो फ्रीजिंग बोलते हैं। जिस टेम्परेचर पे काम होता है उस टेम्परेचर को फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ये बोला जाता है ना। तो वही सारी चीजें हैं कि फेज कैसे चेंज होता है। तो ये सेक्शन आप जानते हो, पहले भी पढ़ के आए हो, कोई बात नहीं। इसी में एक चीज निकल के आता है लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट दो तरह का मिलेगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो अब फ्यूजन क्या होता है, वेपोराइजेशन क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगेन इससे रिलेटेड आपके पास में न्यूमेरिकल रहेगा। अगला सेक्शन आपके पास में इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज ऑन द मेल्टिंग पॉइंट। मतलब क्या है कि अगर किसी लिक्विड में या किसी चीज़ में इम्प्योरिटीज मिली हुई रहेगी तो उसके मेल्टिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। जेन्युइन क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत नीचे चला जाता है। नीचे चला जाने का मतलब क्या होता है, जैसे कोई चीज़ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट हो रही है, अगर उसमें कोई चीज़ मिला देंगे तो वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट नहीं होगी, वो उससे नीचे चली जाएगी, यानी कि उसको और ठंडा करना पड़ेगा। एग्जाम्पल समझो, पानी गर्म होता है पानी बॉयल होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। बॉइलिंग का मतलब होता है कि वो लिक्विड स्टेट को पूरी तरीके से छोड़ के गैसेस स्टेट में जा रहा है और बहुत रैपिडली जा रहा है, उससे ऊपर उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। आगे आपको बताएंगे। तो अगर पानी में कोई चीज़ हम मिला दें तो पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो जाएगा। याद रखोगे, अब वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉईल नहीं करेगा, वो 100 से ज़्यादा, यानी कि हो सकता है 102 हो जाए, 104 हो जाए, 105 हो जाए, उस टेम्परेचर पे वो क्या करने लगे, बॉईल करने लगे। तो उसी चीज़ के बारे में फिर एक आपका दिया हुआ हीटिंग कर्व फॉर वाटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्व से सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मतलब आपके पास केवल थ्योरी से 2 क्वेश्चन मिल रहा है। एक रीजन वाला मिल रहा है कि पानी का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होता है, उससे रिलेटेड एक आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, एक आपके पास में यहाँ से। फिर एक है इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द बॉइलिंग पॉइंट, भाई प्रेशर पे क्या असर पड़ता है, प्रेशर का क्या असर पड़ता है बॉइलिंग पॉइंट पे, वो चीज़ है। इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज ऑन द, ये तो बता ही चुके हैं, ठीक है, आगे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। लेटेंट हीट एंड स्पेसिफिक लेटेंट हीट, ये क्या होता है, ठीक है, और फिर कंसिक्वेंसेस दिया हुआ, मतलब अल्टीमेट आपका चैप्टर खत्म थ्योरी में। मतलब थ्योरी हार्डली से हार्डली 2 दिन चलेगा, अगर हम हार्डली से हार्डली बताएं, और न्यूमेरिकल्स इसका हो सकता है 2-3 दिन में चले, और आपको फिर बता रहे हैं कि इसके न्यूमेरिकल्स को आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, चैप्टर में क्या है। चलिए एक एक करके चैप्टर के बारे में बात करते हैं, और अगेन बुक से बाहर नहीं, ये याद रखोगे, बुक से बाहर कुछ नहीं। कोई डाउट रहेगा तो वो हम क्लियर करा देंगे। चलिए बात करते हैं, आगे सुनो। देखो हीट के बारे में बात करते हैं। हीट क्या है, देखो हम पहले भी बताएं कि हीट है, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। देखो हीट के बारे में बात करते हैं। हीट क्या है, ये एक तरह का एनर्जी है, फॉर्म ऑफ एनर्जी।
अच्छा ये कैसी एनर्जी है? ये है इंटरमोलिकुलर फॉर्म ऑफ एनर्जी, इंटर मॉलिकुलर, ठीक है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अगर कोई बॉडी ठंडी है, जैसे कि मान लो अभी आपको ठंडा लग रहा है, तो आप बोलोगे कि आपके पास हीट नहीं है, ये गलत बात है। आप जरा हाथ पे रगड़ो, आप जरा भाग के आओ, गर्मी आता है ना बॉडी में, तो हीट है ना, कहाँ से आ रहा है? इंटर मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर की एनर्जी है, वो याद रखोगे, ठीक है। अच्छा हीट के बारे में कुछ कुछ जानो। देखो कहीं कहीं पे हीट आपको एच से दिखाएंगे, जैसे आपको याद होगा जूल के हीटिंग इफेक्ट में हम लोग हीट को किससे दिखा रहे थे? एच से दिखा रहे थे, एच मतलब हीट। यहाँ पे क्यू से भी दिखाया जाता है, क्यू मतलब भी क्या होगा? हीट होगा। नहीं, यहाँ क्यू मतलब चार्ज नहीं होगा। आपको जब क्वेश्चन में दिया जाएगा तो अल्टीमेट आप एच नहीं क्यू ही लेके चलना, क्योंकि बुक में क्यू ही लेके गया चला गया है। तो क्यू मतलब क्या हो गया? हीट हो गया। कभी कभी हीट को हम लोग ई से भी दिखाते हैं, ई मतलब क्या हो गया? एनर्जी हो गया। कोई दिक्कत है? तो ये आपका हो गया सिंबल, याद रखिएगा, ये आपका हो गया सिंबल कि हीट को हम लोग किससे किससे दिखाते हैं? तो एस से दिखाते हैं, क्यू से दिखाते हैं, और क्या? ई से। इस चैप्टर में ज्यादा से ज्यादा क्यू लेके चला गया। कोई दिक्कत है? तो मान लीजिए क्वेश्चन आ गया ऐसा यूनिट ऑफ क्यू, मतलब सिंबल दे दिया, ऐसा यूनिट क्यों पूछा जाएगा? सिंबल पूछा जाएगा, सिंबल नहीं पूछा जाता आपसे, ठीक है, सिंबल नहीं पूछा जाता। सिंबल तो मानने का चीज है ना। दे दिया तो कैसे समझेंगे ये चार्ज है? क्यू मतलब अब क्वेश्चन दिया रहेगा ना किसी चीज का, चार्ज के बारे में, किस चीज के बारे में, तब समझ जाइएगा। अगर चार्ज से रिलेटेड है तो क्यू, अगर हीट से रिलेटेड है तो क्यू, ठीक है। क्यू मतलब हीट और चार्ज दोनों होता है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से आपको काम करना है, ठीक है। आगे बढ़िए। देखो तो हम बताएं हीट के बारे में, फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, कैसी फॉर्म होती है? इंटरमोलिकुलर फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। दिमाग में ये कभी नहीं रखना कि ठंडी बॉडी में हीट नहीं होता, हीट सभी बॉडी में होता है। रिलेटिव ठंडी बॉडी में क्या होता है? कम। रिलेटिव मतलब एक ठंडा बॉडी है, एक गर्म बॉडी है, तो ठंडे बॉडी में रिलेटिव गर्म बॉडी से क्या होगा? कम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में हम आपको टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं, फिर बुक में आ जाएंगे दोबारा से। देखो टेम्परेचर, अब टेम्परेचर क्या होता है तो हम आपको बता दिए टेम्परेचर क्या होता है। तो टेम्परेचर होता है डिग्री, ठीक है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, याद रखोगे। मतलब कोई चीज कितनी ज्यादा गर्म है, कितनी ज्यादा ठंडी है, उसी को हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर को किससे किससे मेजर करते हैं? डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट में करते हैं और केल्विन में करते हैं, याद रखोगे। अच्छा ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है। आपको याद होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर क्या होता है? 273 क्या केल्विन होता है। यानी कि अगर सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट कर रहे हो, याद रखोगे, तो आपको प्लस करना है 273, और केल्विन को अगर सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर रहे हो तो आपको क्या करना है? माइनस 270 क्या करना है? 3 करना है। तो टेम्परेचर का अच्छा याद रखोगे, अगर सेल्सियस में मेजरमेंट करते हैं तो सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में करेंगे तो फ़ारेनहाइट, केल्विन में करेंगे तो केल्विन। उसी तरीके से हीट का ऐसा यूनिट क्या होता है? देखो इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? इसका ऐसा यूनिट होता है आपका जूल, ठीक है। इसके अलावा भी हीट का यूनिट होता है कैलोरी होता है, ठीक है। इसके अलावा भी हीट का यूनिट होता है किलो कैलोरी होता है। तो जैसे काम होगा उस तरह से हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे सुनो, एक बात बताते हैं। इसी में एक क्वेश्चन देख लो, मान लो आपके पास में दिया है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो हम बता दें सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना होगा? 273 प्लस करना होगा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा? 300 केल्विन आ जाएगा। जस्ट इसका रिवर्स कर लो, मान लो आपके पास में दिया हुआ है कितना? 500 केल्विन दिया है, आपको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करोगे? तो 500 माइनस क्या? 273, जितना होगा उतना आपके पास में क्या आ जाएगा? डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये बेसिक था, ये सबको पता है, अब तक पढ़ते आए हो। यहाँ पे एक चीज जानने की बात ये है कि जो हीट होता है ना, देखो जो हीट है ना, ये हमेशा हाई लेवल से लो लेवल में फ्लो करेगी। अच्छा हाई लेवल से लो लेवल का क्या मतलब है? मतलब जहां हीट ज्यादा है, ज्यादा से कम की तरफ, याद रख लेना, जहां अमाउंट ज्यादा है और जहां कम है, तो हमेशा हीट जो है ना वो ज्यादा, यानी कि मोर से लेस की तरफ फ्लो करेगी, मोर से लेस की तरफ फ्लो करेगी। एग्जाम्पल, मान लो कहीं पे 500 जूल की एनर्जी है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और कहीं पे क्या है? 200 जूल की एनर्जी है। तो ये हमेशा इधर से इधर फ्लो करेगी। कब तक फ्लो करेगी? जब तक दोनों का दोनों का हीट क्या इक्वल नहीं हो जाए। इसी स्टेट को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम, याद रखोगे, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। अब यहीं पे एक चीज आपको और समझना है, वो समझा देते हैं हम आपको, तो आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। देखो हीट के ट्रांसफर होने का 3 मेथड है आपके पास में। एक है कंडक्शन, एक आपके पास में होता है कन्वेक्शन, और एक आपके पास में क्या होता है? रेडिएशन। कभी ना कभी पढ़े हो ये इसके पहले। कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन होता क्या है? देखो कंडक्शन सॉलिड में होता है,
सॉलिड में कंडक्शन होने का मतलब क्या है, आप ऐसे समझो, हम समझा देते हैं। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के बहुत क्लोजली है, तो मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल ये फैलेगा। एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। एक लंबा सा रॉड ले लेते हैं, इस रॉड के एक किनारे को गर्म करेंगे और ये वाला ठंडा रहेगा क्या? थोड़े समय के बाद ये गर्म होगा ना, तो उस तरफ से इस तरफ जो हीट आ रही है, इस प्रोसेस को आप बोले कंडक्शन। ये किस में होता है? ये होता है सॉलिड में। कंडक्शन किस में होगा? सॉलिड में होगा। कन्वेक्शन क्या होता है, इस चीज को समझो। कन्वेक्शन गैस और लिक्विड दोनों में होती है। आप ऐसे समझो, समझाते हैं। गर्मी के मौसम में क्या होता है, सरफेस के सामने वाला जो एयर होता है ये गर्म होता है। गर्म हवा कहाँ जाती है? ऊपर जाती है। ऊपर वाली हवा को डिस्प्लेस करेगी, चलो तुम नीचे, और ऊपर की ठंडी हवा कहाँ आएगी? नीचे। ये जो प्रोसेस हो रहा है, अच्छा नीचे वाला फिर गर्म होगा, ऊपर जाएगा, ऊपर वाला फिर नीचे आएगा। ये प्रोसेस कब तक चलते रहेगा? जब तक ऊपर नीचे सेम ना हो जाए। इस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं कन्वेक्शन। चाय बनाते हो घर पे, पानी ऐसे ही बॉईल होता है। किसी भी बर्तन में, जब ट्रांसपेरेंट बर्तन में तुम देखोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। किसी भी बर्तन में जो पानी गर्म करते हो या लिक्विड को गर्म करते हो, नीचे वाला गर्म हो जाता है, ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। इस फिनोमिना को बोलते हैं कन्वेक्शन। लिक्विड और गैस में ये प्रोसेस होता है, ठीक है। रेडिएशन क्या होता है? रेडिएशन का सिंपल सा मतलब है जब ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी एक साथ रिलीज हो जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेडिएशन। कभी ना कभी सुने होगे ना कि रेडिएशन निकल रहा है, रेडिएशन फैल रहा है, कहीं न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ तो रेडिएशन फैला, एटम बम गिरा तो रेडिएशन फैला। रेडिएशन का सिंपल सा मतलब क्या है? रेडिएशन का सिंपल सा मतलब है, हम लोग इस टर्म का इस्तेमाल करते हैं नॉर्मली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के टर्म में, लेकिन नहीं, यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। रेडिएशन का सिंपल सा मतलब है कि जब ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में निकलने लगे, एक साथ निकलने लगे, तो आप उसको बोलते हो रेडिएशन, क्योंकि उसका इम्पैक्ट बॉडी पे पड़ता है। इसको एग्जांपल से आप ऐसे समझो। देखिए, अभी तो ठंडे का मौसम है, ठीक है। गर्मी के मौसम में इस साल की जो गर्मी है ना, ये रिकॉर्ड गर्मी हो गई है। मतलब ऐसा पिछले 10, 12, 15 साल में गर्मी ऐसा नहीं हुआ, रिकॉर्ड हो गया ये गर्मी का, ठीक है। अब मान लो 45 डिग्री के गर्मी में आप एसी में बैठे हो 16 डिग्री के टेम्परेचर में 2-4-5 घंटा, और अचानक जब बाहर निकलते हो तो गर्म हवा का झोंका लगता है, फील किए हो? ये जो ह्यूज डिफरेंस है टेम्परेचर का, यानी कि एनर्जी का, आप ऐसे समझो। हम आपको बताएं अभी कि 500 जूल से एनर्जी कहाँ जाएगी? 200 जूल की तरफ जाएगी। यहाँ ज्यादा था और यहाँ कम था। कितने का डिफरेंस है? जितने का डिफरेंस है, इतने डिफरेंस के बराबर एनर्जी आप फेस कर रहे हो। तो हम आपको यही बता रहे हैं कि इस केस में आप ये बोल सकते हो कि हाँ सर, यहाँ रेडिएट हो गई एनर्जी। हालांकि रेडिएशन टर्म हम लोग इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के टर्म में, न्यूक्लियर सब्सटेंस के टर्म में, या किसी एटम की एनर्जी के टर्म में करते हैं, ठीक है, जब पैकेट्स के फॉर्म में निकलता है। तो अल्टीमेट ऑल आर दीज द फिनोमिना ऑफ ट्रांसफरिंग हीट। इस 3 फिनोमिना से हीट क्या होता है? ट्रांसफर होता है। अब यहीं पे एक चीज़ हम आपको और समझा देते हैं, मतलब अगर एग्जाम्पल में या आपसे कोई पूछ ले तो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। देखो, 2 सीजन की बात करते हैं, इसको मिटा देते हैं। देखो, इसको मिटाते हैं, ये रहने दिए हैं, ठीक है। देखो, हम 2 सीजन की बात करते हैं। मान लो एक तरफ ये समर सीजन है और एक तरफ ये विंटर सीजन है। अच्छा, मान लो ये आदमी है, इसके बॉडी का टेम्परेचर कितना होगा? 37 डिग्री। इसके भी बॉडी का टेम्परेचर कितना होगा? 37 डिग्री। गर्मी के मौसम में टेम्परेचर इससे ज़्यादा होता है। मान लो कि यहाँ 45 डिग्री टेम्परेचर है, ठीक है। ठंडे के मौसम में बाहर का टेम्परेचर कम होता है, कम, मान लो कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब हम आपको बताएं कि हीट हमेशा हाई लेवल से लो लेवल में आती है। मतलब यहाँ हीट कहाँ आएगी? बाहर से अंदर आएगी। मतलब जहाँ 45 डिग्री है वहां से ये आएगी 37 डिग्री पे, आपके बॉडी के अंदर आएगी। जब आपके बॉडी के अंदर हीट आएगी तो हीट बढ़ेगा, आपको गर्मी लगेगी, इसीलिए गर्मी के मौसम में गर्मी लगता है। यहाँ सुनो, ठंडे में क्या होता है? ठंडे में होता है ये कि बाहर का हीट कम है या टेम्परेचर कम है, अंदर ज़्यादा है, तो अंदर से हीट क्या कहाँ जा रही है? बाहर जा रही है, इसलिए आपको ठंडा लगता है। जब कोई चीज़ घटेगी तो वहाँ पे इफेक्ट पड़ता है इसका। अब ठंडे के मौसम में आपको ठंडा ना लगे, इसीलिए आप वुलन क्लॉथ पहनते हो। वुलन क्लॉथ क्या करता है? वुलन क्लॉथ एक बैरियर का काम करता है। अच्छा, जो टाइट वुलन क्लॉथ है वो नहीं, लूज वाला पहनोगे ना तो उसमें आसानी से आपको गर्मी लगेगी, क्योंकि एक एयर का ट्रैप होता है। जैसे कोई फुटानी मारने के लिए बहुत टाइट पहन लिया, उसमें उसको ठंडा लगेगा, नो डाउट, हाँ। लेकिन जो हल्का फूला हुआ जैसा रहता है ना, उसमें एयर का ट्रैप होता है, तो एयर इंसुलेटर होती है, वो हीट को बाहर जाने नहीं देती है, ये हीट को स्केप करने नहीं देगी। जब हीट बाहर जाएगी नहीं तो आपको ठंडा लगेगा नहीं। अल्टीमेट ये सारा जो फिनोमिना है ये हीट से रिलेटेड है। आपको ठंडा कब लगता है, आपको गर्मी कब लगती है,
अच्छा, अगर अंदर और बाहर का टेम्परेचर एक जैसा हो जाए, ना ठंडा लगेगा ना गर्मी लगेगी। इसके बाद भी हम आपको एक चीज़ और यहाँ पे समझाना चाहते हैं, वो समझ लो। देखो गर्मी के मौसम में आप नोटिस किए होगे रोड पर पैर नहीं रख सकते हैं, क्यों? वो बहुत गर्म होता है। लेकिन उसी रोड के ऊपर का जो एयर है उसमें हाथ पैर आप इस तरह से रख सकते हो, वो अल्टीमेट क्या होगा? कम गर्म होगा। किसी पेड़ के नीचे, जो छायादार पेड़ है उसके नीचे अगर आप खड़े हो जाओ तो वहाँ थोड़ा ठंडा लगता है। वजह क्या है? वजह यही हीट का या टेम्परेचर का चेंज होना है। अलग अलग जगह पे टेम्परेचर क्या होता है? अलग अलग। रोड का टेम्परेचर वो 70 के आसपास होगा, 70-80 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होगा। एकदम भीषण गर्मी में अगर सड़क पे आप अंडा तोड़ के ऐसे डाल दोगे तो ऑमलेट पक्का बन जाएगा, ये याद रख लो, ठीक है। उसके ऊपर का एयर थोड़ा कम गर्म होगा, उसके ऊपर का और कम गर्म होगा, ठंडे पेड़ के नीचे कम होगा। गांव में ठंडा लगेगा, शहर में गर्मी लगेगी, ये याद रखोगे। किसी मॉल में एसी चल रहा है, उसके बाहर आप खड़े होगे तो वहां आपको क्या लगेगा? गर्मी लगेगा। मॉल के अंदर ठंडा लग रहा है लेकिन बाहर गर्मी लग रहा है। अल्टीमेट सारा खेला किसका है? हीट का ही है। तो इतनी चीजें समझ में आ गई। दीजिए किताब आगे बताते हैं। आइए, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ हीट के बारे में आपको बताया गया है, ठीक है। वो हम पूरा ऊपर से नीचे बता दिए। द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स अ थर्मल एनर्जी, यानी कि हीट एनर्जी, यानी कि क्या? इंटरमोलिकुलर फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इंट्रोडक्शन में दिया हुआ, इंट्रोडक्शन के सेक्शन को उठाएं। अब उसके नीचे टोटल चीज वही बताया गया। अ हॉट बॉडी हैज मोर इंटरनल एनर्जी देन एन आइडेंटिकल कोल्ड बॉडी। भाई जो गर्म होती है ना उसके पास एनर्जी क्या होती है? ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ठंडी बॉडी। हम यही ना बताएं, कभी भी ये नहीं बोलिएगा कि जो ठंडा है उसके पास हीट एनर्जी नहीं है उसके पास हीट एनर्जी, लेकिन क्या है? एज कंपेयर टू हॉट बॉडी कम है। उसके नीचे यहाँ पे बताया गया, ब्रैकेट में दिया गया कि हीट इज ए दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी विच फ्लो फ्रॉम ए हॉट बॉडी, यानी कि हाई लेवल से लो लेवल में। तो ये चीजें हम बता दिए। यूनिट ऑफ हीट के बारे में आपको पता है, ऐसा यूनिट यहाँ दिया हुआ है जूल। कैलोरी के बारे में यहाँ पे बात किया गया कि कैलोरी क्या होता है। अदर मोस्ट कॉमनली यूनिट जो दिया गया वो दिया गया कैलोरी। तो कैलोरी होता क्या? 1 कैलोरी इज द क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे जब हीट कैपेसिटी बताएंगे तब, कि एक कैलोरी होती क्या है, इसके बारे में वहां पढ़ेंगे। बस ये याद रखो, एक यूनिट होता है जूल, एक होता है कैलोरी। तो कैलोरी डिफाइन करना है वो वहां पे पढ़ेंगे, ठीक है। इसके नीचे एक चीज और याद रखोगे, ब्रैकेट में दिया गया कि 1 कैलोरी इक्वल टू होती 4.2 जूल नियरली, मतलब एक कैलोरी में इतना होता है। तो ये अच्छा किलो कैलोरी में क्या हो जाएगा? 1000 से मल्टीप्लाई कर लोगे। तो बुक आपको पढ़ना है, आप पढ़ लीजिएगा। आगे सुनिए नीचे अगला टॉपिक आपके पास में निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर। अब टेम्परेचर के बारे में हम आपको डिटेल में बता दें कि डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, कौन कितना ज्यादा गर्म है, कौन कितना ज्यादा ठंडा है, ये बताता है आपको टेम्परेचर। टेम्परेचर कभी भी अमाउंट ऑफ हीट को नहीं बताएगा, याद रखना। टेम्परेचर कभी भी अमाउंट ऑफ, उसके पास कितना अमाउंट हीट है ये नहीं बताएगा, हमेशा वो डिग्री बताता है। डिग्री का मतलब होता है एक कंपेयर करके वो बताता है, आप ऐसे समझोगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या बोला गया? अच्छा ये चीज तो कॉमन है कि कोई चीज अगर गर्म होगी तो उसका टेम्परेचर क्या होगा? ज्यादा। कोई चीज ठंडी होगी तो उसका टेम्परेचर क्या होगा? कोई चीज कितनी ठंडी हो सकती है? मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर कितना हो सकता है? -273। उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? केल्विन। एब्सोल्यूट जीरो, यही बोलते हैं ना। उस पॉइंट पे क्या होता है? हर चीज क्या होती है? उसका मॉलिक्यूलर स्टेट फ्रीज हो जाता है, मतलब उससे ठंडा आप दुनिया में कुछ भी नहीं देख सकते हो, ये याद रखो। और गर्म होने में मिलियन बिलियन टेम्परेचर जाता है, ये चीज़ आप पढ़े हो, हम शायद मोल वाले चैप्टर में पढ़ाएं या किसी चैप्टर में बताएं ये वाला, ठीक है। अब टेम्परेचर के बारे में यहाँ बॉक्स में आपको डेफिनेशन दिया गया, तो ये वही है जो हम आपको बताएं। टेम्परेचर इज अ पैरामीटर विच टेल्स द थर्मल स्टेट ऑफ ए बॉडी, यानी कि द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, भाई आपको बताया गया है जब कोई किसी चीज़ का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, किसी का कम होगा, तो जिसका ज़्यादा होगा उसके पास हीट ज़्यादा है, जिसका कम होगा हीट कम है, तो ज़्यादा वाले से कम वाले की तरफ आएगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है। यूनिट ऑफ टेम्परेचर हम आपको बता दिए हैं, केल्विन से सेल्सियस में कैसे चेंज करते हैं, सेल्सियस से केल्विन में कैसे चेंज करते हैं, ये भी दिया हुआ है। अब देखो नीचे यहाँ पे क्या है, आपको बोला गया है कि फैक्टर अफेक्टिंग द क्वांटिटी ऑफ हीट अब्जॉर्ब टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी, वो फैक्टर जो हीट एब्जॉर्ब कैसे बढ़ा सकते हैं, मतलब कोई बॉडी कितनी ज़्यादा हीट लेगी कितनी कम हीट लेगी, किस चीज़ पे डिपेंड करता है। इस सेक्शन को देखिए, पॉइंट नंबर 1 क्या बताया गया, बोला गया द मास ऑफ द बॉडी। अच्छा एक बात बताओ, किसी का मास कम है, किसी का मास ज़्यादा है, कौन आसानी से गर्म हो जाएगा, कम वाला कि ज़्यादा वाला? कम वाला। आसानी से कौन गर्म होगा, कम वाला कि ज़्यादा वाला? कम वाला आसानी से गर्म होगा। कहानी समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? अब आपसे अगर ये पूछ ले ज़्यादा हीट कौन लेगा,
कम वाला कि ज़्यादा वाला? ज़्यादा वाला। ज़्यादा वाला लेगा, ठीक है, ज़्यादा वाला ज़्यादा हीट लेगा, कम वाला कम हीट लेगा ना। नहीं समझ में आ रहा है? एक कप चाय अभी तो एग्जाम्पल बताया आपको। इतना ज़्यादा हीट, अच्छा समझ, नहीं ज़्यादा हीट कौन लेगा, कम वाला कि? अरे जो, अच्छा एक बात बताओ, जो आसानी से, यही चीज़ समझना, यहीं पे हीट कैपेसिटी का टॉपिक निकलेगा तब आपको कन्फ्यूजन होगी। तो कन्फ्यूजन नहीं, जो आसानी से गर्म हो जाएगा क्या वो ज़्यादा हीट लेगा? जो आसानी से गर्म हो जाएगा वो तो कम हीट लेगा ना। और जो आसानी से गर्म नहीं होगा वो क्या करेगा? ज़्यादा हीट लेगा। भाई उसको गर्म करने के लिए आप बहुत सारा हीट दे रहे हो, ले रहा है, गर्म ही नहीं हो रहा है, समझ गए? वो ज़्यादा हीट लेगा, कोई दिक्कत है? अच्छा, दूसरा बोला गया द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। कहने का मतलब ये है कि मान लो किसी का टेम्परेचर 24 डिग्री सेंटीग्रेड है और किसी का टेम्परेचर है 48 डिग्री सेंटीग्रेड, किसके पास हीट ज़्यादा होगी? 24 या 48? 48, ऑब्वियस 48। जिसका टेम्परेचर ज़्यादा उसके पास हीट क्या होगी? ज़्यादा। और नेक्स्ट नंबर द मटेरियल ऑफ द बॉडी। भाई बॉडी किस मटेरियल का है? लकड़ी है, प्लास्टिक है, लोहा है, सीमेंट है, वो है क्या? समझ गए? मान लो जैसे लकड़ी है, आसानी से गर्म नहीं होगी, सीमेंट है आसानी से गर्म होगा, लोहा है आसानी से गर्म होगा। तो ये चीज़ें गर्म नहीं होता है। गर्मी के मौसम में बैठ के देखो बाहर सीमेंट के उस पे, उसको कढ़ाई में फ्राई नहीं करने बोल रहे हैं हम, गरम करने बोल रहे हैं, मतलब गरम होने बोल रहे हैं, समझे ना बात? अगर लगता है सीमेंट गरम नहीं होता तो जरा एकदम चिलचिलाती जो धूप है ना उस पर जाके उसको बैठा दो थोड़ा सा, और बैठ के छैया करते हैं तो छैया करेगा बैठ के। समझ रहे हो ना मेरी बात? यही ना बात है कि बाइक हम लोग क्यों गर्मी के मौसम में छांव में लगाने का कोशिश करते हैं? क्यों? जो सीट है ना वो 2-4-5 मिनट तक वो अपने औकात में रहता है। बैठो, हाँ, अपना तंबूरा रखो, थोड़ा सा उसको एकदम सुर्ख लाल करते हैं, कहानी समझ गए ना? इसलिए उसको हम लोग उफ 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 ये वाला करते हैं ना भाई। हाँ, कहानी समझ गए ना? कि धूप में अगर कहीं खड़े हैं 2 मिनट के लिए तो 2 मिनट में तुम्हारा सीट तो वैसे ही है क्योंकि तुम बैठे हुए हो, पीछे वाले का हाल क्या होता है? तो ये चीज़ समझ में आ रही। तो देखो ओवरऑल मिला के ये 3 चीज़ है कि मास ऑफ द बॉडी, किसी के मतलब कोई बॉडी का मास जितना ज़्यादा होगा, डेफिनेटली मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट। आप ऐसे समझो ना, मास जितना ज़्यादा होगा हीट वो उतना ज़्यादा या तो लेगा या तो देगा, दोनों चीज़ें। भाई आप ऐसे समझो, इतना कोयला जलाएंगे, आपको हीट जितना मिलेगा इतना कोयला जलाएंगे, हीट जो मिलेगा किसमें ज़्यादा मिलेगा? इतना। बस वही चीज़ है, या तो देगा या तो लेगा, सीधी सी बात है। जिसका मास ज़्यादा होगा वो हीट ज़्यादा लेगा भी और वो हीट ज़्यादा देगा भी। दूसरा वाला चीज सुनो, द इंक्रीज इन द टेम्परेचर। अब टेम्परेचर तुम जितना ज्यादा बढ़ाओगे डेफिनेटली उसके पास हीट क्या होगी? उतनी ज्यादा होगी। और तीसरा आपके पास में बोला गया मटेरियल ऑफ द बॉडी। बॉडी के मटेरियल पे, हर लिक्विड में, ये याद रखोगे, हर लिक्विड में पानी आसानी से गर्म नहीं होता। अगर हम ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि पानी आसानी से गर्म नहीं होता, इसका मतलब क्या है? पानी को गर्म करने के लिए तुम क्या कर रहे हो? ज्यादा हीट दे रहे हो। यही चीज क्लियर? जब भी हम बोलेंगे ये चीज आसानी से गर्म नहीं होती है, इसका मतलब है उस चीज को गर्म करने के लिए तुमको क्या करना हो रहा है? ज्यादा हीट देना पड़ रहा है। कोई दिक्कत? जब तुम उसको ज्यादा हीट दे रहे हो अल्टीमेट, जैसे एक एग्जांपल सुनो, मान लो कोई लिक्विड है आसानी से गर्म नहीं होता है, उसको गर्म करना है, तुम हीट दिए, वो ले लिया लेकिन गर्म नहीं हुआ, फिर हीट दिए ले लिया लेकिन गर्म नहीं हुआ, फिर हीट दिए ले लिया लेकिन गर्म नहीं हुआ। मतलब उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, उसके पास बर्दाश्त करने का क्षमता क्या है? ज़्यादा है। भाई किसी को एक थप्पड़ मारे कुछ नहीं बोला, फिर एक मारे फिर कुछ नहीं बोला, फिर एक मारे फिर कुछ नहीं बोला, मतलब उसको गुस्सा दिलाने के लिए तुमको बहुत बार प्रयास करना होगा, यानी कि उसकी कैपेसिटी क्या है? ज़्यादा। तो किसी की हीट कैपेसिटी ज़्यादा है, इसका मतलब ये कि उसको आसानी से गर्म नहीं किया जा सकता। कहानी समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? अगर किसी बॉडी की हीट कैपेसिटी ज़्यादा है, इसका क्या मतलब हुआ? कि वो आसानी से गर्म नहीं होगा, वो आसानी से गर्म। और पानी का हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होता है, इसका मतलब पानी आसानी से गर्म। ये क्लियर है? आगे बढ़ें। अब ठंडा का मौसम आएगा, सुनो, आपको पढ़ा दिए कि पानी आसानी से गर्म नहीं होता है। ठंडा का मौसम आएगा, पानी को गर्म करने के लिए बहुत एनर्जी देना होगा। तो तुम गैस पे गर्म कर करके जो पानी से नहाओगे या गीजर में या इमर्सन रॉड में, तो तुमको लगता है 1 बाल्टी पानी गर्म करने के लिए तुम कितना एनर्जी दे रहे हो, तुम सोच भी नहीं सकते हो। वो पानी आसानी से गर्म होगा ही नहीं। तुम किसी से भी करो, एनर्जी तो दे रहे हो ना। समझ गए ना मेरी बात? आगे बढ़े। अब देखो, वेट, आगे सुनो। लकड़ी खुद जला के गधा, ठंडा पानी सुनाओ, सुनो आगे। इधर अब बाद में
बोन बात स्ट्रॉन्ग करेंगे हम लोग। यहाँ देखो देखो इसके बाद का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन। इधर देखो ना, तुम लोग को बोलने मना कि नहीं, तो तुम लोग आके बोलो, ठीक है। देखो हम बताएं इसके बाद में डिफरेंस है हीट और टेम्परेचर का। तो ये डिफरेंस को हम एलोबरेट कर देते हैं एक एक पॉइंट को, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। पहला नंबर, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच फ्लो। अच्छा, पहला नंबर पॉइंट वही है जो डेफिनेशन में है कि हाई लेवल से लो लेवल में फ्लो करती है। हीट क्या है? एक तरह का एनर्जी है। टेम्परेचर क्या है? डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस है। सेकंड नंबर पॉइंट, द एसआई यूनिट ऑफ हीट इज जूल। भाई हीट का यूनिट क्या होता है? जूल होता है। इसमें आ जाओ टेम्परेचर का। देखो टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होता है? केल्विन, सेल्सियस नहीं होता। ये याद रखोगे, इसी चीज में आपको हम और एक चीज समझाएंगे अभी। तीसरा देखो, द अमाउंट ऑफ हीट कंटेंट इन अ बॉडी डिपेंड्स ऑन मास, टेम्परेचर एंड सब्सटेंस ऑफ द बॉडी। किसी बॉडी में कितना हीट है ये डिपेंड करेगा उसके मास पे, कैसा सब्सटेंस है, और टेम्परेचर पे, किस टेम्परेचर पे है। एग्जांपल बताते हैं। एक कोयला, भाई कोयले के अंदर हीट ही तो है ना अल्टीमेट, जो आपको बाहर निकलेगी। उसके अंदर केमिकल एनर्जी ही तो है ना, वही तो हीट के फॉर्म में बाहर निकलेगी ना। इतना कोयला लेंगे और इतना कोयला लेंगे, किसके पास हीट ज़्यादा होगी? बड़े वाले के पास। मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है। द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी डिपेंड्स ऑन द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल ड्यू टू देयर द रैंडम मोशन। देखो जो टेम्परेचर है ना, वो बॉडी के एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड करता है। इस चीज़ को आप आगे डिटेल में पढ़ोगे। चौथा नंबर का पॉइंट देखो, हीट को मेजर करते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री से। ऐसे नहीं करते हैं, कैलोरीमेट्री के प्रिंसिपल से मेजर करते हैं हीट। और जो टेम्परेचर है उसको हम लोग मेजर करते हैं सेल्सियस थर्मामीटर से, या फ़ारेनहाइट थर्मामीटर से, या केल्विन के थर्मामीटर से। आगे प्रिंसिपल मतलब अभी आप निकालोगे इसी चैप्टर में, आपको कैलोरीमेट्री के प्रिंसिपल से ही न्यूमेरिकल निकालना, न्यूमेरिकल बनाना है, तब आपको समझ में आ जाएगा। कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल क्या है? आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आगे सुनिए, देखो फिफ्थ नंबर का पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट। टू बॉडी हैविंग द सेम क्वांटिटी ऑफ हीट मे डिफर इन देयर द टेम्परेचर। दो बॉडी, दोनों के पास हीट सेम है, जरूरी नहीं कि टेम्परेचर दोनों के पास सेम होगा। ये चीज़ समझो। मान लो कोई बॉडी का टेम्परेचर 48 डिग्री सेंटीग्रेड है, किसी बॉडी का टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो आप बोलोगे सर ये तो गर्म है, इसके पास हीट ज़्यादा होगी। ऐसा नहीं है। देखो सेम अमाउंट की हीट है दोनों के पास, टेम्परेचर अलग अलग हो सकता है। और जस्ट इसके बाद का पॉइंट, टेम्परेचर अलग अलग है, ठीक है, या टेम्परेचर सेम है, तो सेम अमाउंट की हीट नहीं। आप ऐसे समझो, आपको एक लाइन में समझा देते हैं। इस रूम का टेम्परेचर सेम है? हाँ। है? कोई दिक्कत? तुमको गर्मी नहीं लग रहा होगा, लेकिन हमको गर्मी लग रहा है। मतलब मेरे पास हीट अंदर ज़्यादा है, तुम्हारे पास क्या है? कम। यही इस लाइन का मतलब था कि सेम टेम्परेचर है दो बॉडी का। भाई तुम्हारे लिए भी तो वही टेम्परेचर है ना, 37 डिग्री, मेरे लिए भी 30, तो हमको ज़्यादा गर्मी क्यों लगती है? क्योंकि मेरे पास हीट तुमसे अलग है। कहानी समझ में आ गया? हीट सेम हो सकता है बॉडी का, लेकिन टेम्परेचर क्या हो सकता है? अलग अलग। जैसे किसी को बुखार आ गया, हो सकता है उसका हीट मेरे हीट के बराबर है, लेकिन उसका टेम्परेचर चेंज हो गया। तो इस आखिरी दो लाइन का मतलब वही है। ये क्लियर है ना? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, हम आगे बढ़ें उससे पहले यहाँ तक बताओ कि हाँ क्लियर है कि नहीं है, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको मिटाएं। एक चीज़ हमको और बताना था, वो पहले देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ नहीं है, ये तो कर लिया। एक चीज़ हमको और बताना, उसको देख लो, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। देखो देखिए, एक बात सुनिए, इधर सुनो। देखो मान लो किसी का टेम्परेचर, ए का टेम्परेचर आपका दिया गया 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। बी का टेम्परेचर आपको दिया गया है मान लो 24 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। हम आपको बोले कि इन दोनों में यानी कि डेल्टा टी टेम्परेचर में कितना डिफरेंस है? कितना डिफरेंस है? 4 का। 4 डिग्री सेंटीग्रेड का, यही ना? 4 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर का अंतर है। लेकिन अगर केल्विन में बोले कितना अंतर है, तो आंसर क्या आएगा? केल्विन में आंसर कितना आएगा? 4 ही आएगा। कितना आएगा? 4 कैसे आएगा? ये तो सेल्सियस में केल्विन में कितना आएगा? दोनों को प्लस करके और उससे माइनस हाँ, एक बात सुनो, यहाँ पे आप 273 प्लस करोगे, कितना होगा? 392 केल्विन। यहाँ पे 273 प्लस करोगे, कितना होगा? 43772 अब डिफरेंस देखो तो, ये माइनस ये कितना होगा? 4 का। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी? क्लियर हो? मतलब एक बात ये बताएं कि देखो
तुम सेल्सियस में डिफरेंस देख लिए हो, और तुम केल्विन में डिफरेंस देखो। डिफरेंस की बात कर रहे हैं, इसकी डिफरेंस की बात कर रहे हैं, याद रखोगे डिफरेंस की बात कर रहे हैं। तो डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर ऑफ टू बॉडी इन सेल्सियस एज वेल एज केल्विन इज इक्वल। अब बार बार ये चीज हम नहीं दिखाएंगे, मतलब बार बार हम प्लस 273 नहीं करेंगे, याद रखोगे, ठीक है। आप ये मत कर देना कभी एग्जाम, मतलब बच्चा बहुत सारा करता है कि यहाँ देखा 4 और इस 4 डिग्री में क्या करता है 273 प्लस कर देता है, ऐसा नहीं होगा। नहीं समझ में आ रहा है? मान लो कि बच्चा क्या किया, डायरेक्ट किया 4 डिग्री, तो इसमें सेल्सियस में था ना, केल्विन में करने के लिए ये क्या कर देगा 277 केल्विन, ये गलत है। ये होगा जब डिफरेंस की बात करेंगे, डेल मीन्स चेंज की बात कर रहे हो इन दोनों में, तो डिग्री सेंटीग्रेड में जितना चेंज होगा केल्विन में भी उतना ही चेंज होगा। उस समय हम 4 डिग्री सेंटीग्रेड तो लिखेंगे, लेकिन हम उस समय डायरेक्ट कर देंगे इसको केल्विन। तो मत बोलना कि सर डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन के बराबर कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, चेंज है, याद रखोगे। तो हम यही चीज आपको समझाना चाह रहे, चेंज इन डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू चेंज इन केल्विन। कोई दिक्कत? न्यूमेरिकल्स में इसका डायरेक्ट इस्तेमाल होता है, बच्चा कंफ्यूज होता है, इसलिए हम आपको यहाँ पे समझा दिए। आगे बढ़ते हैं, चलो दो किताब से ही बताना हमको, किताब से बाहर नहीं चलेंगे, ठीक है। पहले देख लीजिए थर्मल या हीट कैपेसिटी क्या होती है, इसके बारे में पहले समझो। देखो हीट कैपेसिटी क्या होती है, ठीक है। अब डेफिनेशन एक बार हम आपको समझा देते हैं, फिर हम समझा देते हैं कि बात क्या है, ठीक है। देखिए बोला गया है द हीट कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज इट्स टेम्परेचर बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 डिग्री केल्विन। मतलब किसी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज, अगेन देखो चेंज की बात किए हैं, इसीलिए वहां पे लिया गया है 1 डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन, 1 केल्विन। अभी जो आपको समझाएं कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 डिग्री केल्विन चेंज में इक्वल होगा, ऐसे इक्वल नहीं है पर चेंज में इक्वल होगा। कोई दिक्कत? किसी बॉडी का टेम्परेचर आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाओ, ठीक है, या घटाओ, चेंज करो, ठीक है। जब बढ़ाओगे तो हीट दोगे और जब घटाओगे तो हीट लोगे। तो चेंज करने में जो हीट का वहां पे ले दे रहे हैं उसी को हम लोग बोलते हैं हीट कैपेसिटी। नहीं समझ में आया? हम समझाते हैं, कोई दिक्कत? चलिए देखिए, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि किताब से कुछ बताएं। पहले ये सुनो, 2 तरह का चीज है, एक आसानी से गर्म होता और एक आसानी से गर्म नहीं होता। जो आसानी से गर्म होता उसको हीट कम देना पड़ रहा है, हाँ, जो आसानी से गर्म नहीं होता उसको हीट, ज़्यादा देना पड़ रहा है। जो आसानी से गर्म नहीं होता वो अल्टीमेट हीट ले तो रही है ना, बर्दाश्त कर रही है ना, बर्दाश्त कर रही है, मतलब उसके पास कैपेसिटी ज्यादा है, मतलब उसका हीट कैपेसिटी ज्यादा है। आई होप क्लियर? अब सुनो एक बात, देखो इसी में एक चीज और आता है, एक आपके पास में आता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसी के साथ इसी का कोरिलेशन होगा, तो आप एक साथ ही दोनों समझो, ठीक है। एक बात बताना, मान लो ये कोई बॉडी है मेरे पास में, कोई बॉडी है ए कोई बॉडी है, बॉडी ए, ठीक है, कोई दिक्कत? क्लियर है? ठीक है। इस बॉडी का टेम्परेचर मान लो T1 है, सपोज T1 टेम्परेचर है, T1। अब सेल्सियस या केल्विन कुछ भी हो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर यही बॉडी इसका टेम्परेचर अगर हम T2 कर दें और हम बता दें टेम्परेचर 2 टेम्परेचर 1 से ज्यादा है, मतलब टेम्परेचर अगर हम बढ़ा दें, अल्टीमेट यहाँ कहने का मतलब है इंक्रीज कर दें, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो इसके पास पहले जो हीट होगी, इनिशियल हीट, पहले जो हीट होगी, पहले हीट को आप Q1 मान लो, आपके पास किताब में Q1 ही दिया हुआ है, Q दिया हुआ है ना, C1 दिया हुआ है, नहीं Q दिया हुआ है, ठीक है, Q वही चीज बताएं। अच्छा एक बात बताना, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या इसके पास इतनी ही हीट होगी? नहीं पड़ेगी। बोर्ड पे देखो, जी सर। जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसके पास क्या इतनी ही हीट होगी या हीट बढ़ जाएगी? हीट बढ़ेगी सर। मतलब फाइनल हीट मान लो इसके पास में क्या हो गया, Q2 हो गया। कोई दिक्कत? आप ऐसे समझो ना, आप ऐसे समझो, देखो चेंज इन हीट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन टेम्परेचर। बुक नहीं देखना अभी, समझो भाई, आप ऐसे समझो, टेम्परेचर बढ़ा तो हीट
टेम्परेचर घटा तो हीट घटा। इतना तो बचपन से पता है ना, ज्यादा टेम्परेचर पे ज्यादा गर्मी, कम टेम्परेचर पे कम गर्मी। अल्टीमेट चेंज इन हीट है, मतलब पहले तो कुछ हीट होगा ना, मेरे बॉडी में अभी तो कुछ हीट होगा ना, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो पहले तो कुछ टेम्परेचर होगा ना, समझे? हाँ सर। हाँ, मान लो अभी मेरा बॉडी कुछ तो हीट है, हाँ सर। इस रूम का कोई टेम्परेचर है, टेम्परेचर बढ़ा तो मेरा हीट बढ़ा, तो चेंज इन हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। कोई दिक्कत है? नहीं सर, समझ गया। समझ गए ना? ये कहानी समझ में आ गया ना? यानी कि अच्छा, लिखा तो ऐसे जाता है, मतलब बच्चों को ऐसे समझा दिया जाता है कि हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होती है, टेम्परेचर होती है, कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगी, टेम्परेचर घटेगा तो हीट घटेगी। अल्टीमेट ये नहीं, ये सही है। क्या सही है? ये देखो, चेंज इन टेम्परेचर, सॉरी चेंज इन हीट, हीट का जो चेंज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर चेंज करेंगे उतना। यहाँ तो कोई दिक्कत? अब हम आपको बार बार बता रहे हैं इस चैप्टर में हीट के लिए हम लोग क्या, क्यू, कोई दिक्कत? अच्छा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि डेल्टा क्या, टी, स्मॉल टी या कैपिटल टी, कुछ भी ले लो। अच्छा, यहाँ बताओ, यहाँ जो हीट का चेंज है, यहाँ जो हीट का चेंज है वो कितना होगा? ज्यादा वाला ये, कम वाला ये, यानी कि क्या होगा? Q2 माइनस Q1, यही तो होगा ना। हाँ, और यहाँ जो टेम्परेचर का चेंज है ये कितना हो जाएगा? T2 माइनस T1। तो एक चीज तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते थे कि Q2 माइनस Q1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T2 माइनस T1 कर सकते थे। इसका इस्तेमाल अभी नहीं करेंगे हम लोग कहीं, याद रखोगे, इसका इस्तेमाल अभी हम लोग कहीं नहीं करेंगे। सर अगर Q1 का अगर टेम्परेचर ज्यादा रहे तो Q1 तो माइनस Q1 माइनस Q2, समझ में आ रहा है? जिसका टेम्परेचर ज्यादा रहे, ठीक है, वो मान लो कि यहाँ Q2 मानते तब इसका ज्यादा रहता, या घटा दिए तब इसका ज्यादा होगा। ये चीज समझ में आ रहा है? अभी हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, जरूरत भी नहीं है, लेकिन हाँ जरूरत आगे पड़ेगा। तो इतनी चीजें क्लियर है भाई? टेम्परेचर बढ़ा तो हीट बढ़ेगा, टेम्परेचर घटा तो हीट घटेगा। एक बात बताओ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? अच्छा, ये जब भी इसको हटाते हैं तो इसके बदले एक कांस्टेंट आता है, एक कांस्टेंट यहाँ निकला C डैश डेल्टा T, कोई दिक्कत? इसी C डैश को हम लोग बोलते हैं हीट कैपेसिटी। देखो कभी कभी बुक में कैपिटल C और स्मॉल c भी दिखाया जाता है, तो यहाँ पे हम कैपिटल C डैश लिखा है। कोई यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? क्लियर हो? ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? सर T2 के जगह आप ये किए ना कि हाइट कैपेसिटी। कहाँ तुम्हारा दिमाग चल रहा है? हम बोले इसकी जरूरत ही नहीं है, यहाँ से जब इसको हटाएं इसके बदले इक्वल और एक कांस्टेंट आ रहा है, हाँ सर। कोई दिक्कत? इसलिए हम बोल रहे हैं एकदम ध्यान यहाँ से जरा भी नहीं है। गांधी मैदान में हमको मार करना है, ठेला पे कुछ खाना है, वो सब अगर चला ना तो ये पूरा छूट जाएगा। हम पढ़ाते नहीं इस चैप्टर को, इसलिए कोचिंग में ही बताते हैं, ऑनलाइन नहीं। अब ये तो इत्तेफाक से रिकॉर्डिंग भी हो रहा है तो इसको हम एज इट इज ही डाल देंगे, जो बोले वही डाल देंगे हम। इसलिए हम बोल रहे हैं कि ध्यान यहाँ से भटकाओ मत, हम बहुत आसान कर रहे हैं, इससे आसान नहीं होगा। समझ गए? कोई दिक्कत? भाई किसी भी बॉडी का जो हीट है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर बढ़ेगा हीट बढ़ेगी, ये घटेगा तो ये घटेगी, यही चीज ना बताएं। ये क्या है? चेंज है। चेंज ही तो होगा ना, पहले जितना टेम्परेचर था अब उतना नहीं है, पहले जितना हीट था अब उतना नहीं है। ये चीज हम इसी फॉर्मेट में लिखे हैं और कोई मतलब नहीं। इसको तुम अभी थोड़ी देर के लिए हटा दो, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब सुनो, हम बताएं ये जो कांस्टेंट है इसी को हम बोल रहे हैं हीट कैपेसिटी। इसको निकालो तो यहाँ से देखो, हीट कैपेसिटी निकालते हैं, इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? डेल्टा Q अपॉन क्या हो जाएगा? डेल्टा T, यही होगा ना? मतलब एक बात, अच्छा सुनो, एक चीज बताते हैं, अगर तुमको इसका ऐसा यूनिट पूछा जाए, इसका ऐसा यूनिट तुम लोग निकाल लोगे। Q का क्या होता है? हीट का क्या होता है? हीट का ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल होता है। और टेम्परेचर का क्या होगा? केल्विन। तो जूल पर केल्विन हो जाएगा, यानी कि हीट कैपेसिटी का जो ऐसा यूनिट निकलेगा वो क्या निकलेगा? जूल पर केल्विन। कोई दिक्कत? नहीं सर। कोई दिक्कत? अब इसको अगर डिफाइन करना है तो तुम डिफाइन करो। डिफाइन करना तो तुम डिफाइन करो। देखो, किसी बॉडी की जो हीट कैपेसिटी है, ध्यान से समझना, टेम्परेचर को मान लो 1 डिग्री केल्विन मान लेते हैं, सपोज, डिग्री नहीं होता, 1 केल्विन मान लेते हैं। देखो, अगर टेम्परेचर को हम यहाँ पे 1 केल्विन मान ले कि चेंज, अच्छा चेंज इन टेम्परेचर 1 केल्विन है, तो ये जो हीट कैपेसिटी है ये इस हीट के बराबर हो जाएगी ना? सोचो ना, नीचे 1 मान लिया, तो नीचे पूरा 1, यानी कि अल्टीमेट ये इसके बराबर हो जाएगी। हाँ, यानी कि किसी बॉडी का जो हीट कैपेसिटी है वो उस हीट के बराबर है जब उसका टेम्परेचर कितना? 1 केल्विन बढ़ाया जाए, यानी कि चेंज किया जाए।
वही चीज उस बॉक्स में दिया है एक लाइन में, जिसको हमको इतना समझाना पड़ा। यानी कि द हीट कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, वो अमाउंट है एनर्जी की जब उसका टेम्परेचर 1 केल्विन क्या हो, चेंज हो जाए, बढ़ जाए, घट जाए, जो भी हो जाए। कोई दिक्कत? क्लियर है? ये चीज समझ में आ गई? ठीक है, इसको दिमाग में रखिएगा। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। फिर से बताते हैं, ये कोई बॉडी था, ठीक है, ठीक है, जी सर। बॉडी ए है, हाँ, देखो ये टेम्परेचर है, इनिशियल टेम्परेचर T1 था, बाद का टेम्परेचर T2 हो गया, और इसके पास हीट है, इनिशियल हीट Q1 था, बाद में क्या हो गया, Q2। तो हम आपको ये बताएं, डेल्टा इन Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा इन T। कोई दिक्कत? अब ये चीज हम आपको यहाँ पे बताएं, इक्वल टू C डैश डेल्टा इन T, यानी कि C डैश इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा Q अपॉन क्या, डेल्टा T। यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं। यही चीज आपके पास क्या था, हीट कैपेसिटी। फॉर्मूला देखो इसका, ये क्या है, ये है हीट कैपेसिटी, ये क्या है, चेंज इन हीट, और नीचे क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। मतलब Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T, टेम्परेचर बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगी। कोई दिक्कत? क्या हीट मास पे डिपेंड नहीं करती है? मास ज्यादा होगा तो तभी तो हीट बढ़ेगी ना। नहीं समझ में आ रहा है? इसमें मास लिए क्या ना। जब मास लेने लगोगे उस समय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जब मास के बारे में बात करेंगे, जब तक मास के बारे में बात नहीं की है, याद करो एनर्जी और पावर वाला कॉन्सेप्ट बताए थे कि एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। दोनों में अंतर बताए थे कि जब टाइम इन्वॉल्व कर देंगे तो पावर, 1 घंटे में कौन कितना किया, ऐसे कौन कितना किया। जब मास हम बताएंगे तब उस समय हीट कैपेसिटी नहीं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। आप ऐसे देखो ना कि आपको पता है कि उसका जो हीट है, ये हीट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, चेंज इन टेम्परेचर के। अच्छा, मास चेंज नहीं होता है, इसीलिए यही जो हीट है ये मास के भी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ना। मानिए पहले मास कम था, मास ज्यादा है, तो ज्यादा वाला ज्यादा हीट, इन दोनों को मिला दो तो डेल्टा Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल M डेल्टा T। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब इस केस में जो कांस्टेंट निकलेगा वो C निकलेगा, M डेल्टा T, और इसी C को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। कोई दिक्कत? C निकालो तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा Q अपॉन क्या, M डेल्टा T। अच्छा, इसका ऐसा यूनिट क्या होगा बताओ तो, इस C का ऐसा यूनिट क्या होगा? C का ऐसा यूनिट सर जूल। हाँ, जूल। जूल पर मास का क्या होता है, मास का केजी होता है ना ऐसा यूनिट, केजी तो जूल पर केजी पर केल्विन। समझ में आ गया? एक बात और सुनो, C इक्वल टू, अच्छा डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T C डैश है, C डैश अपॉन M, मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इक्वल टू क्या होगा, हीट कैपेसिटी बाय मास, हीट कैपेसिटी बाय मास। इसी हीट कैपेसिटी को जब मास से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा। स्पेसिफिक हीट। अच्छा, कैसे डिफाइन करेंगे? कुछ नहीं, वैसे डिफाइन करो कि इस फॉर्मूला को पकड़ना, समझना, C इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन M डेल्टा T। यहां तक कोई दिक्कत? मास को हम कर देते हैं 1 kg और चेंज इन टेम्परेचर 1 केल्विन, तो ये पूरा इसके बराबर होगा। मतलब 1 किलोग्राम का कोई बॉडी जिसका टेम्परेचर 1 केल्विन चेंज करना है, जो हीट दोगे वो किसके बराबर हो जाएगी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। कोई दिक्कत? आपको थोड़ी देर पहले बताएं, पानी आसानी से गर्म नहीं होता है, तो पानी के पास क्या ज्यादा है, हीट कैपेसिटी ज्यादा है। कोई दिक्कत? भाई जो आसानी से गर्म हो जाता है वो कम एनर्जी ले रहा है, जो आसानी से गर्म नहीं होगा वो ज्यादा एनर्जी लेगा, ज्यादा कैपेसिटी है उसके पास में एनर्जी रखने का, तो हीट कैपेसिटी ज्यादा। जब हम ये बात बोल दें कि 1 किलोग्राम पानी आसानी से गर्म नहीं हो रहा, तो उस समय क्या होगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मतलब जब मास इन्वॉल्व हो जाए देन स्पेसिफिक किसी खास के बारे में बात कर रहे हो, सारे पानी के बारे में नहीं बात कर रहे हो, सम वन स्पेसिफिक। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? दुनिया का हर टीचर बहुत अच्छा पढ़ाता है, एक लाइन में
कैपेसिटी। और जब पर्टिकुलर किसी के बारे में अंकित सर बहुत घटिया पढ़ाते हैं, दैट इज स्पेसिफिक, समझ गए, स्पेसिफिक किसी एक के बारे में, पर्टिकुलर के बारे में जब मास इन्वॉल्व करेंगे तब क्या हो जाएगा इस पे। आई होप क्लियर। सर वो वाला और वो बता दीजिए। ये वाला, नहीं उसको ऊपर ये वाला, वो वाला। ये वाला मास डिफाइन कर रहे थे, आपको डिफाइन करने के लिए बोला जाए डिफाइन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट, हाँ, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 केल्विन ऑफ मास 1 किलोग्राम ऑफ बॉडी। कोई दिक्कत? रफली हम टूटा फूटा लैंग्वेज में कर लिए हैं, इसको ये करो फिर बुक पे आते हैं। बड़े जी सर। देखो अच्छा, बुक में आपको ये डेरिवेशन ऐसे नहीं दिया हुआ है, याद रखिएगा। बुक में आपको सीधा फॉर्मूला रख के निकाल दिया गया, तो ये इस तरह से चलो तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हीट कैपेसिटी के बारे में बता दी। अगेन हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला आपके पास में ये बुक में दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। क्यू मतलब यहाँ डेल क्यू नहीं रखा गया, क्यू रखा गया, बात वही है। उसके नीचे आ जाओ यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी, तो यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी भी बता चुके हैं। उसके नीचे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कुछ नहीं है यहाँ, अगर हम आपको बताएं तो लिखा गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास। पर यूनिट मास का जो हीट कैपेसिटी होगा उसी को हम लोग क्या बोल रहे थे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। कोई दिक्कत? अगर एग्जाम में कभी भी कंफ्यूजन हो तो ये फॉर्मूला आपको पता है, इतना तो पता है ना भाई, क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, टेम्परेचर बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये घटेगा, यहाँ से तो ये निकल जाएगा, ये पता यहाँ से निकल जाएगा, मतलब तो फॉर्मूला कॉन्सेप्ट याद रख लो। अल्टीमेट ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ तक यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये सारी चीजें वही है जो चीज हम आपको बता दें। यूनिट देखो यहाँ पे दिया हुआ जूल पर केजी पर केल्विन, और नीचे क्या दिया हुआ, रिलेशन बिटवीन द हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अल्टीमेट ये रिलेशन है, यही रिलेशन आपके पास में, और नीचे आपके पास में दिया गया डिस्टिंक्शन बिटवीन द हीट कैपेसिटी एंड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, वही डिफरेंस है जो हम आपको बता दें कि भाई इसमें मास की बात नहीं करेंगे, इसमें मास की बात करेंगे। यहाँ बोला जाएगा कि उसका टेम्परेचर 1 केल्विन चेंज करने में जो एनर्जी दी है, यहाँ पे बोला जाएगा 1 किलोग्राम बॉडी का टेम्परेचर 1 केल्विन चेंज करने में जो एनर्जी दी है। इसका ऐसा यूनिट लिख लेना, इसका ऐसा यूनिट लिख लेना, इसका फॉर्मूला लिख लेना, इसका फॉर्मूला लिखना, डिफरेंस में आपके पास में ओवरऑल टोटल यही है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। आगे सुनो, इसके बाद आपके पास बुक में दिया हुआ, जस्ट इसके बाद दिया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सम कॉमन सब्सटेंसेस। वो नीचे टेबल में आ जाओ, नीचे टेबल में देखो, नीचे टेबल आपके पास में है, सबके पास में सेलिना की बुक है, आप खोलिए नीचे टेबल में आ जाइए। देखो वहां सबसे पहले नंबर पे दिया गया लेड, और लेड का देखो इन जूल पर केजी पर केल्विन, जूल पर केजी पर केल्विन का मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 130 दिया गया है, ठीक है। और नीचे वाटर का देखो 4180 दिया गया है, मतलब पानी का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है। इसका मतलब पानी आसानी से गर्म नहीं होगा। मतलब 1 केजी तुम लेड लो, इसमें जितना भी लिक्विड दिया, मरकरी, ब्रास, जिंक, कॉपर, आयरन, ग्लास, आयरन भी तुम लोगे ना आसानी से गर्म हो जाएगा, पर पानी आसानी से गर्म, जिसका हीट कैपेसिटी जितना ज्यादा होगा अल्टीमेट पानी का सबसे ज्यादा है, याद रखोगे, इसलिए पानी आसानी से गर्म। यही कारण है ठंडे के मौसम में तालाब में ऊपर का पानी ठंडा होता है लेकिन अंदर का पानी क्या होता है, गर्म होता है। गर्मी के मौसम में ऊपर का पानी गर्म होता है लेकिन अल्टीमेट अंदर का पानी क्या होता है, बोलते नहीं तालाब में नहा के आए तो ठंडा लगेगा, भाई वो गर्म पानी से नहा के आया, अंदर गर्म होता है, ऊपर ही ठंडा होता है। कहानी समझ गए? क्योंकि पूरे तालाब का ऊपर से लेके अंदर तक के पानी को गर्म करने के लिए जितना हीट चाहिए उतना उसको मिला नहीं है। आई होप क्लियर? कोई दिक्कत है? तो ये चीज हम आपको बता दिए। अब कैलोरी मीटर क्या होता है, इस चीज के बारे में हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे कल की क्लास में, आज नहीं, आज इतना ही रहने देते हैं। ये पूरा इंट्रोडक्शन था, आप लोग क्लियर हो? यस और नो में जवाब दे दो। यस सर। क्योंकि इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है, देखो एक छोटा सा टॉपिक क्या है वो हम आपको बता देते हैं, नेचुरल फिनोमिना एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, ये भी बता देते हैं। कैलोरी मीटर कल बताएंगे और कल ही से न्यूमेरिकल आपका चालू हो जाएगा, ठीक है। तो ये देख लो इसका कंसिक्वेंसेस क्या होता है, मतलब अल्टीमेट इसका परिणाम क्या है, क्या फायदा और क्या नुकसान है वो देख लो। देखो नेचुरल फिनोमिना की बात की गई है, मतलब नेचुरली जो होता है। पॉइंट नंबर 1, द क्लाइमेट नियर द सी शोर इज मॉडरेट। समुद्र के किनारे क्लाइमेट हमेशा मॉडरेट रहता है, ना ज्यादा गर्म रहता ना ज्यादा ठंडा। अगर कभी ठंडे के मौसम में पूरी जाओगे तो वहाँ ठंडा नहीं लगता है, वहाँ सब चड्डी गंजी पहन के घूमता है। ठंडे के मौसम में नहीं गए, ठंडे के मौसम में पूरी नहीं गए, ठीक है। नहीं तो ठंड उसको मार्च को हम लोग, मार्च ठंडा ही बोलेंगे ना, यहाँ ठंडा पड़ता है, वहाँ बहुत गर्मी लगता है वहाँ। मतलब
आप साल के किसी भी महीने में चले जाओ, गर्मी में ना ज़्यादा गर्मी लगेगा, ठंडे में ना ज़्यादा ठंडा लगेगा। तो यही है, मॉडरेट रहता है। रीजन आप लोग पढ़ लेना। पॉइंट नंबर 2, हॉट वाटर बोतल्स आर यूज्ड फॉर फॉर्मेंटेशन। अब फॉर्मेंटेशन क्या होता है, प्रोसेस है, आपको बताते हैं। देखो, द रीजन इज दैट वाटर डज नॉट कूल क्विकली ड्यू टू इट्स हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, सो अ हॉट वाटर बोतल प्रोवाइड मोर हीट एनर्जी फॉर फॉर्मेंटेशन ओवर ए लॉन्गर पीरियड। तो फॉर्मेंटेशन एक फिनोमिना होता है, सर्च कर लेना फॉर्मेंटेशन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, वो हमको याद नहीं आ रहा हिंदी में क्या होता है। ठीक है, कि आपको बताएं, अगर पानी आसानी से गर्म नहीं होता है, आसानी से ठंडा भी तो नहीं होगा, बात तो वही है ना। हाँ, यहाँ पे किरचॉफ्स का लॉ भी आपको अप्लाई होगा, आगे पढ़ोगे आप लोग। ठीक है, जो जितना जल्दी गर्म होता है वो उतना जल्दी ठंडा होता है। बालू जितना जल्दी गर्म होती है उतना जल्दी क्या होती है, ठंडी होती है, तो पता है। तीसरा सुनो, वाटर इज यूज्ड एज एन इफेक्टिव कूलेंट, ये तो समझा देंगे रेडिएटर में। आगे सुनो, इन कोल्ड कंट्री वाटर इज यूज्ड एज हीट रिजर्वर फॉर वाइन एंड जूस बोतल टू अवॉइड देयर द फ्रीजिंग। मतलब ठंडे देशों में क्या होता है, देखो ठंडे देशों में फॉरेन में कल्चर है वाइन एंड डाइन। वाइन एंड डाइन का मतलब क्या होता है, वाइन का मतलब होता है हाँ ये टकीला, शॉट, चीयर्स, मलंग मलंग, और डाइन का मतलब होता है डाइनिंग टेबल पे जो पॉर्क और मीट होता है, क्योंकि उनके बॉडी को वो गर्म रखता है। हम लोग ही बचे हुए हैं बिकॉज ऑफ माउंट एवरेस्ट, मतलब हिमालयन रेंज। अदरवाइज हम लोग भी वाइन एंड डाइन, हम लोग ये ब्लेजर शौक से पहनते हैं, वो लोग शौक से नहीं पहनता, मजबूरी में पहनता है। कहानी समझ रहे हो ना। रीजन क्या है, रीजन ये कि इस वक्त पूरे यूरोपियन एंड एशियन कंट्री में इवेंटली जितना भी वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास का कंट्री है उधर फ्रीज है, सब में वो स्नोफॉल हो रहा होगा, रास्ता जमा हुआ रहेगा, तो लोग गर्म रखने के लिए वाइन पीता है। अच्छा, वाइन भी फ्रीज हो जाती है, तो वाइन फ्रीज नहीं हो इसलिए वाइन को कहाँ रखता है, पानी के अंदर रिजर्व करके रखता है, क्योंकि पानी आसानी से गर्म ठंडी नहीं होती है। ठीक है, अल्टीमेट देखो ये रीजन थोड़ा यहाँ पता है प्रॉपर नहीं लग रहा है, क्योंकि हम आपको बताएं पानी आसानी से जम जाएगी, वाइन आसानी से जमता नहीं है। अल्कोहल का फ्रीजिंग पॉइंट उससे नीचे होता है। तो नहीं, ये इस रीजन का हम आपको बता रहे कि ये रीजन जो यहाँ दिया गया ना, ये हमको प्रॉपर नहीं लग रहा है। जैसे कि वाइन में अल्कोहल ज्यादा होता है, पानी भी होता है। अच्छा, पानी वो जितनी देर में, अच्छा रिजर्वर का मतलब क्या हो रहा है, बहुत बड़ा बड़ा पानी का टैंक लिया गया, उसमें भर के रख सकते हैं, क्योंकि वो बड़ा बड़ा टैंक आसानी से जमेगा नहीं। बाल्टी में तुम बोलोगे एक बोतल वाइन हम भर के रख लें, तो तेरा वाइन भी जमेगा और तेरा बाल्टी भी जमेगा। समझ गए ना मेरी बात। हाँ, क्योंकि ये याद रखोगे कि अल्कोहल का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस में चलता है। समझ गए मेरी बात। ठीक है, मतलब बर्फ पहले पानी पहले जमेगी, अल्कोहल बाद में जमेगा। आगे सुनो, ये तो हम आपको बता दिए। अच्छा, वाइन और जूस का बोतल के लिए अब इसके बाद दिया गया, फार्मर फिल देयर द फील्ड विथ वाटर टू प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम फ्रॉस्ट। ये तो हम बता चुके थे ना, किसान खेत में पानी डाल देता ताकि जब वो फ्रॉस्ट गिरता है ना, आइस का छोटा छोटा पीस होता है, तो वो फसल बर्बाद नहीं करें। ऑल प्लांट एंड एनिमल हैव ए हाई कंटेंट ऑफ वाटर इन देयर द बॉडी। हर पेड़ पौधों के बॉडी में हाई कंटेंट होता है। अल्टीमेट पानी हमारी जो बॉडी में होता है, ये क्या करता है, हाँ आपकी बॉडी में क्या करता है पता है, ट्रांसपोर्टेशन के साथ में पता है टेम्परेचर को मेंटेन करता है। तो वही रीजन है। सम एग्जांपल ऑफ हाई एंड लो हीट कैपेसिटी। अब वो यहाँ पे 3 दिया गया, द बेस ऑफ ए कुकिंग पैन इज मेड थिक। नीचे का जो बेस होता है वो क्या मोटा बनाया जाता है। ओवरऑल जितना भी एग्जाम्पल्स दिया गया इसको एक बार झाड़ के पढ़ लीजिएगा, क्योंकि थ्योरी में आपके पास क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है और यहाँ से पूछा नहीं जाता है। कल की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, तो कल की क्लास में हम लोग करेंगे कैलोरी मीटर, थोड़ा सा समझाएंगे, और उसके बाद न्यूमेरिकल। कोई दिक्कत नहीं सर, क्लियर एकदम।